नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग बिना किसी प्रश्न को छोड़े सारे प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और उनके जो उत्तर है उसे याद जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? बताएंगे आप लोग, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग बताइएगा कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों आप लोग बताना कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। बताएंगे कि पहला का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला का यहाँ पर राइट आंसर होगा 1957। सन 1957 ईस्वी में भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। इसमें से राइट ऑप्शन है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आप लोग उनका नाम बताइए। यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा सरदार पटेल। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताएंगे आप लोग, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ही भारत में हरित क्रांति के जनक थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर सवाल है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? आप लोगों को उस दलीय व्यवस्था का नाम बताना है जो कि 1967 तक भारत में थी। बताएंगे यहाँ पर 5 का सही जवाब क्या होगा। 5 का यहाँ पर सही जवाब होगा एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। कौन सा? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 6 नंबर सवाल में है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा 2014। 2014 में ही भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्तों, भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद पर ही हमारी विचारधारा आधारित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
यहाँ पर 8 नंबर के प्रश्न में बोला गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद संख्या आप लोगों को बताना है, बताएंगे आप लोग अनुच्छेद संख्या कौन सा सही होगा। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 9 नंबर सवाल है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा 5 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी दोस्तों, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा 1961 से 1966 तक। कहाँ से, 1961 से 1966 तक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 11 नंबर सवाल है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर 11 का सही जवाब होगा 2012। सन 2012 ईस्वी में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग बताइए। यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1951 से सन 1956 तक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर सवाल है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, कैरो में या फिर हवाना में। आप लोग 14 का सही आंसर बताएंगे। 14 का सही आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 15 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा सन 1960 ईस्वी। सन 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर सवाल है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। वर्ष का मान आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा 1954। सन 1954 ईस्वी में भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, उस देश का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर होगा चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, यहाँ पर सही आंसर होगा चीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
1960 का सिंधु जल नदी समझौता, या फिर 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, या फिर 1966 का ताशकंद समझौता, या फिर 1972 का शिमला समझौता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1972 का शिमला समझौता। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल है, गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है। गुट निरपेक्षता को क्या कहा जाता है? गुट निरपेक्षता को कहा जाता है तटस्थता। क्या कहा जाता है? तटस्थता। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तटस्थता। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो कब अस्तित्व में आया था, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा 1961। सन 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने अस्तित्व में आया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया था दोस्तों तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 21 नंबर सवाल है, किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? किसे बोला गया है, किस नहीं है, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? चिपको आंदोलन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन को, टिहरी बांध आंदोलन को, या फिर गृह स्वराज आंदोलन को? यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह स्वराज आंदोलन को। गृह स्वराज आंदोलन को ही नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर के सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? बताएंगे आप लोग। शिवसेना किस प्रांत में, किस क्षेत्र में, किस जगह में सक्रिय है? तो यहाँ पर 22 का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्रांत में शिवसेना सक्रिय है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह ने ना, याद रखिएगा बीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यहाँ पर 24 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की यह क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर सवाल है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तालिबान। कौन? तालिबान। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 27 नंबर सवाल है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों को बताना है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर सवाल है, यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। ठीक है, जो आपने यह पंक्ति देखा निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है, यह किस आंदोलन का नारा है? आप लोगों को आंदोलन का नाम बताना है। बताएंगे आप लोग कि यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा महिलाओं के आंदोलन से। किस आंदोलन से? महिलाओं के आंदोलन से। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना?
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यहाँ पर 29 का सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। सन 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 30 नंबर में चलते हैं। बोला गया है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताएंगे आप लोग, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? आप लोगों को उनका नाम बताना है। बताएंगे कि उनका नाम क्या है। यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर होगा सीपीआई। सीपीआई ने ही राजनीतिक दल 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग समझेंगे ना। 32 नंबर सवाल है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में जिस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, आप लोगों को उस दल का नाम बताना है, उस पार्टी का नाम बताना है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय कांग्रेस। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही 32 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ पर 33 का सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ही स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है दोस्तों, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी बनाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 34 का सही आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। राजगोपालचारी ने ही 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था, गठन किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजगोपालचारी। 35 नंबर सवाल है, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए 35 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप लोग घटना देख लीजिए, बताइए कि इसमें से कौन सा 36 का राइट आंसर होगा। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? तो यहाँ पर 36 का सही आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 37 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। सन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारत में संविधान के ऐसा वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद की संख्या आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। सन 1977 ईस्वी में ही जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बताएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी?
यहाँ पर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाटो की स्थापना सन 1949 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्फ्रेड सोबे। एल्फ्रेड सोबे ही ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र कब तक था। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2006 तक। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। बताएंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। अंगों की संख्या, भागों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 44 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 44 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 45 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। परमाणु अग्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सन 1968 ईस्वी। सन 1968 ईस्वी में ही परमाणु अग्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर सवाल है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जिसका उपनिवेश इंडोनेशिया था। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर क्या होगा। 46 का सही आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना, पुर्तगाल। 47 नंबर प्रश्न है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है। बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार देश का ही पुराना नाम बर्मा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है जी। तो यहाँ पर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही उपस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर सवाल है, किसने कहा कि शांति कैरो का सपना है। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने कहा था शांति कैरो का सपना है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिटलर। हिटलर ने ही कहा था कि शांति कैरो का सपना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, तनाव थैथिल का दौर कब शुरू हुआ। तनाव सैथिल, थैथिल नहीं है, सैथिल है, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया। तनाव सैथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1970 के बाद। सन 1970 के बाद ही तनाव सैथिल का दौर शुरू हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर में आते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। आप लोगों को उन शक्तियों का नाम बताना है, उन महाशक्तियों का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि 51 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 51 का यहाँ पर राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 52 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों येल्त्सिन। येल्त्सिन ही दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 53 नंबर के सवाल में पूछा गया है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जो सबसे पहले सोवियत गुट से अलग हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 53 का। 53 का सही आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ही 53 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब होगा।
54 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, गलास्नोस्त वे पेरिस्ट्राइको के मंत्र किसने दिए? गलास्नोस्त वे पेरेस्ट्रोयाका के मंत्र किसने दिए, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर 54 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ही ऑप्शन नंबर डी ही 54 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 नंबर सवाल है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? आप सभी को उस देश का नाम बताना है जिसके राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। तो यहाँ पर 55 का हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा? 55 का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा यूएसए। यूएसए ही दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 56 नंबर सवाल है, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। तो यहाँ पर 56 का हमारा सही आंसर क्या होगा? 56 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है, विधानसभा की बैठक में गुण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? विधानसभा की जो बैठक होती है, विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें गुण पूर्ति के लिए, आप लोग यहाँ पर दोस्तों गण पूर्ति समझिएगा, गुण नहीं है गण पूर्ति ना, यहाँ पर आप लोग गण पूर्ति समझिएगा। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? आप लोगों को सदस्यों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 से 10 सदस्यों की। तो यहाँ पर सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, उस अनुच्छेद की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर 58 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास दोस्तों प्रथम अनुच्छेद। प्रथम अनुच्छेद में ही भारतीय संविधान के राज्यों का संघ घोषित किया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हाईकोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 59 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। 60 नंबर के प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं। बोला गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? आप लोग बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो यहाँ पर 60 का हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों 60 का हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 से 255। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 61 नंबर के क्वेश्चन में है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बताएंगे आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बोला गया है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो यहाँ पर 61 का हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 62 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 ईस्वी। सन 1953 ईस्वी में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 64 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर 64 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर के सवाल में पूछा गया है,
भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? आप लोग बताएंगे दोस्तों। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? क्रिप्स मिशन, माउंटेनबेटन योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कौन सी योजना यहाँ पर सही होगी आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 65 का करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 66 नंबर सवाल है, संघात्मक बोला गया है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। आप लोग बताइए कि अपरिहार्य लक्षण कौन है? तो यहाँ पर 66 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी ही होगा हमारा राइट आंसर। कौन कौन? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये तीनों ही दोस्तों संघात्मक ढांचे के लक्षण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर सवाल है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? आप लोगों को उस वर्ष का मान बताना है जिस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 67 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1995 सन 1995 ईस्वी में ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 नंबर सवाल है दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में टोटल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर 10 होगा। तो यहाँ पर 10 को सेलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो यहाँ पर 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्या आया है? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों, इनमें सभी ही होगा। बोला गया है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो दोस्तों यहाँ पर शक्ति संतुलन भी सही होगा, गठबंधन की राजनीति भी सही होगा, सामूहिक सुरक्षा भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सन 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर घाले। डॉक्टर घाली दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए आप लोग डॉक्टर घाली को याद रखिएगा। 71 नंबर के सवाल में चलते हैं। बोला गया है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यहाँ पर 71 का सही आंसर होगा यूनिसेफ है। यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर के सवाल में पूछा गया है, धारा 370 है, धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? बताएंगे आप लोग, बताइए कि राज्य का नाम क्या होगा। धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पर 72 का हमारा सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? आप लोग बताइए दोस्तों कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 73 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ही 73 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 74 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आप लोगों को क्रांति का नाम बताना है, बताएंगे कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? तो यहाँ पर 74 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? तो औद्योगिक क्रांति। तो आप लोग औद्योगिक क्रांति को याद रखिएगा।
75 नंबर सवाल है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 ईस्वी। सन 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 76 नंबर सवाल है, IMF और विश्व ने IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया। कब काम करना शुरू किया आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों कि कब IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था? तो यहाँ पर 76 का हमारा सही जवाब होगा सन 1947 ईस्वी। सन 1947 ईस्वी में ही IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 नंबर के प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बढ़ते हैं 78 नंबर के प्रश्न में। पूछा गया है दोस्तों 78 नंबर के सवाल में आप लोगों से, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विशेष है? यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है, विशेष नहीं है विषय है, बताएंगे। बताइए, यहाँ पर पुलिस सही आंसर होगा, रक्षा सही आंसर होगा, न्याय सही आंसर होगा, या फिर फौजदारी विधि और प्रक्रिया सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा 78 का? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रक्षा। यहाँ पर रक्षा आप लोग याद रखिएगा। 79 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं आप लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 79 का करेक्ट जवाब क्या होगा? 79 का करेक्ट जवाब हो जाएगा शक्ति संतुलन, उसके बाद गठबंधन की राजनीति, उसके बाद सामूहिक सुरक्षा, यानी कि तीनों ही आंसर सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। यहाँ पर 80 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। देखिए 80 नंबर सवाल है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? जो हमारा लोकसभा है उसमें बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 80 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 है। लोकसभा में बिहार के सांसदों की टोटल संख्या 40 है, इसलिए 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 नंबर सवाल है, आसियाना का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? आप लोगों को स्थान का नाम बताना है। बताइए दोस्तों कि आसियाना का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनीला में। तो यहाँ पर मनीला आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर में चलते हैं, 42 नहीं 82 नंबर में चलते हैं। देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? बताइए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही होगा बी, भारत और चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 नंबर सवाल है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? आप लोग बताइए कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा कर रखा है? तो यहाँ पर 83 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। नेपाल हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 84 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अधपदस्थ कर फांसी की सजा दी? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा सुनाई थी, यानी कि सजा दे दी थी? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। 85 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? आप लोगों को देश का नाम बताना है। बताएंगे दोस्तों, बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा?
85 का राइट आंसर क्या होगा? 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। भारत देश को सार्क का सदस्य कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 नंबर सवाल है, सन 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? घोषणा का नाम आप लोग बताएंगे। सन 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाया था? तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का करेक्ट आंसर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ही 86 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम लोग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चलते हैं 87 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर हैं उसमें कितनी धाराएं हैं, आप लोगों को उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। 87 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 111। 88 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 88 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं 89 नंबर के प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 89 का सही आंसर होगा सन 1983। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1983 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 नंबर के प्रश्न में आते हैं, इसमें बोला गया है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 90 का आंसर बोले, 90 का आंसर होगा दोस्तों 8 मार्च। 8 मार्च को ही विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 नंबर सवाल है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संविधानायक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? संविधानिक विषय पर निर्णय बोला गया है, संविधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो यहाँ पर 91 का सही आंसर होगा 5 या अधिक। 5 या यानी कि उससे अधिक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों, पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? विषयों की संख्या आप लोगों को बतानी है, बताएंगे कि 92 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 92 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय सौंपे गए? तो यहाँ पर 92 का हमारा सही आंसर होगा 29, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बोला गया है 93 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारत के जो नागरिक होते हैं उन्हें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, आप लोगों को उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। यहाँ पर दोस्तों शायद मैंने यहाँ पर ये तो सही बताया था मैंने। यहाँ पर दोस्तों 93 का सही आंसर ना, 93 का सही आंसर होगा 6 ना। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को, टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी होगा। 94 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों, बोला गया है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं बताइए? भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 सन 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? आप लोगों को यही बताना है। बताएंगे कि 96 का सही आंसर क्या होगा। 96 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष ही 96 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं 97 नंबर के प्रश्न में। इसमें कहा गया दोस्तों 97 नंबर में, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की जो रक्षा है, देश से जो प्रेम है, वो किस के देश जो भी प्रेम होता है देश से, जो भी हम देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे आर्मी होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो दोस्तों यह कर्तव्य किस कोटि में आता है, आप लोगों को कोटि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 97 का सही आंसर क्या होगा? 97 का यहाँ पर सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य ही 97 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 98 नंबर सवाल है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के जो युवा तुर्कों थे उनमें किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 98 का करेक्ट होगा आंसर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर के प्रश्न में हम लोग आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में शायद कितना नीचे हम आ गए जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है 99, आ गया 99 क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 99 का सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। 100 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि 5 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर बोला गया है 5 वर्ष सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर 100 का सही आंसर होगा पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यही प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और उनके जो उत्तर है उसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल आया है, अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है, यह वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी हेल्प में रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।